नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वाणिज्य दूत, जो अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के अभिकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले व्याख्यान में हम पढ़ रहे थे राजदूत किसे कहते हैं, उनके कौन कौन से प्रकार हैं और किस तरह से दौत्य संबंधों को वो बनाए रखते हैं या दौत्य संबंध समाप्त कब हो जाते हैं, किस तरह से उन्हें वापस बुलाया जाता है राजदूतों को। तो इसी क्रम में हम अगला टॉपिक लेते हैं, जिन्हें वाणिज्य दूत के रूप में जाना जाता है। तो वाणिज्य दूतों की स्थिति राजनयिक अभिकर्ताओं की स्थिति से भिन्न होती है, क्योंकि वाणिज्य दूतों को सही अर्थों में राजनयिक प्रतिनिधि नहीं माना जाता है। उनकी नियुक्ति कार्य विशेष के लिए ही की जाती है। इनका प्रधान कार्य अपने देश के व्यापारिक हितों का संरक्षण करना है, और यही कारण है कि काउंसिल कार्यालय प्राय किसी देश के व्यापारी महानगरों या बंदरगाहों में होते हैं। भारत में अधिकांश राज्यों के वाणिज्य दूतावास मुंबई और कोलकाता में है। वाणिज्य दूतों को राजदूतों के सभी विशेषाधिकार भी प्राप्त नहीं होते, फिर भी वे परिग्राहक राज्य में राजनयिक प्रतिनिधियों के समान अपनी सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने देश के हितों की रक्षा भी करते हैं। अतएव उन्हें भी कुछ विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं। वाणिज्य दूतों का उद्भव कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, इस पर हम दृष्टि डालेंगे। तो वाणिज्य दूत जो सेवाएं हैं, उनका उद्भव राजनयिक सेवाओं के उद्भव से भी कहीं पुराना है। इनके स्रोत प्राचीन यूनानी नगर राज्यों तक में ढूंढे जा सकते हैं। मध्य युग में भूमध्य सागरीय नगरों में इस प्रणाली का मूलतः विकास हुआ। उन दिनों सामुद्रीय वाणिज्य दूत नियुक्त किए जाते थे, जो नौ परिवहन और समुद्र व्यापार के सिलसिले में उत्पन्न होने वाले विवादों को तय किया करते थे। उधर पश्चिमी यूरोप के देशों में यह प्रथा विकसित हो गई कि व्यापारी वर्ग अपने धंधे संबंधी झगड़ों को निपटाने के लिए अपने में से किसी या किन्हीं को पंच या मध्यस्थ चुन लेते थे, और यही परंपरा आगे चलकर वाणिज्य दूतों के रूप में विकसित हुई। राज्यों ने परस्पर वाणिज्य संधियां कर ली। धीरे धीरे कालांतर में इन वाणिज्य दूतों को दीवानी तथा फौजदारी क्षेत्राधिकार भी प्राप्त हो गए, किंतु आगे चलकर उनके न्याय क्षेत्र विषयक अधिकार संबंधित देशों द्वारा समाप्त कर दिए गए। अतः वे पुनः अपने विषय व्यवसाय तक ही सीमित रह गए। 15वीं शताब्दी में हॉलैंड तथा लंदन में इटली के वाणिज्य दूत थे, और ब्रिटेन के वाणिज्य दूत इटली, हॉलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे आदि राज्यों में थे। 17वीं शताब्दी में स्थायी दूतावासों की स्थापना के साथ साथ वाणिज्य दूतों के कार्य पर्याप्त घट गए। 18वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई, और इसी के परिणाम स्वरूप वाणिज्य संधियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि भी हुई। इस कारण वाणिज्य दूतों की न केवल संख्या में ही वृद्धि हुई, बल्कि उन्हें विशेष महत्व और कानूनी मान्यता प्रदान की गई। अब यह माना जाने लगा कि वाणिज्य दूतों के कार्य सामान्य राजनयिक अभिकर्ताओं के कार्यों से पृथक और समान महत्व के हैं। यह समझा जाने लगा कि राजनयिक अभिकर्ता की गतिविधियां तो विदेशी राजधानी तक ही सीमित रहती है, किंतु वाणिज्य दूत राजधानी के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण नगरों में भी घूमता फिरता रहता है। इसलिए वह विदेश के संबंध में अधिक व्यापक जानकारी दे सकता है। अतः वाणिज्य दूत राजनयिक अभिकर्ता की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। 20वीं शताब्दी में वाणिज्य दूतावास के बारे में हम पढ़ें या देखें तो वर्तमान शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। फलतः आज के युग में प्राय प्रत्येक देश ने प्रत्येक अन्य देश से व्यापार एवं वाणिज्य संधियां कर ली हैं। इन संधियों को क्रियान्वित करने के लिए राजनयिक दूतावासों के साथ ही वाणिज्य दूतावास स्थापित कर रखे हैं। तो कुछ ने वाणिज्य दूतावासों की अलग से स्थापना की है। वाणिज्य दूतावासों के अपने कार्य और दायित्व होते हैं।
और कभी कभी तो ऐसा अनुभव किया गया है कि राजनयिक संबंधों में दरार पड़ जाने के बाद भी ये कार्य करते रहते हैं। तो किसी भी राज्य का एक ही व्यक्ति 2 राज्यों में वाणिज्य दूत का कार्य कर सकता है, परंतु इसके लिए दोनों राज्यों की सहमति भी जरूरी होती है। तो वाणिज्य दूत क्या है और इनकी क्या परिभाषा है, इनका क्या अर्थ लगाया जाता है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि ये वाणिज्य दूत व्यापारिक अभिकर्ता होते हैं जिनको आधुनिक राज्य अन्य राज्यों के क्षेत्रों में राजनयिक अभिकर्ताओं के अतिरिक्त बनाए रखते हैं। उनका कर्तव्य है अपने देश के व्यापार, नौचालन इत्यादि का संरक्षण करना। हॉल ने एक परिभाषा दी है जिससे और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। उनके अनुसार एक राज्य द्वारा नियुक्त ऐसे व्यक्तियों का उद्देश्य दूसरे राज्य में रहकर अपने राज्य के हितों को पूर्ण करना होता है। विदेशी राज्यों द्वारा भी इन्हें इस बात की इजाज़त मिलती रहती है। तो वाणिज्य दूत नियुक्तकर्ता राज्य के व्यापारिक हितों का संरक्षण करने वाले प्रतिनिधि होते हैं और इनका कानूनी स्तर यदि हम देखें तो ये अपने राज्य के प्रतिनिधि नहीं होते। उनको प्रत्ययपत्र नहीं दिया जाता। उन्हें राजनयिक विशेषाधिकार स्वतः ही केवल तब मिल सकते हैं जबकि ग्रहणकर्ता राज्य में इनको कार्यदूत बनाकर भेजा जाए। वाणिज्य दूत को राज्य द्वारा नियुक्त किया जाता है। ग्रहणकर्ता राज्य उसे सरकारी एजेंट मानता है और वाणिज्य दूत की संस्था को सीमित अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्राप्त होता है। फेनविक ने जैसा कि कहा है कि मूल रूप से उनका स्तर अंतर्राष्ट्रीय न होकर राष्ट्रीय होता है। वाणिज्य दूतों की प्रकृति एवं कार्यों को बहुत कुछ उन संधियों द्वारा प्रशासित किया जाता है जो उनके प्रेषक एवं ग्रहणकर्ता राज्यों के बीच में होती है। फिर जैसे कॉन्सल्स तथा राजदूत में क्या अंतर होता है। वाणिज्य दूत विदेश में अपने राज्य के प्रतिनिधि होते हुए भी कूटनीतिक प्रतिनिधि नहीं है। राजदूत केवल एक व्यक्ति होता है और किंतु ये जो वाणिज्य दूत है ये व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार एक से अधिक संख्या में होते हैं। वाणिज्य दूतों की नियुक्ति राजदूतों की भांति प्रत्ययपत्र के द्वारा नहीं होती, किंतु ये अपनी सरकार के आदेश से नियुक्त किए जाते हैं। यह सरकार इनकी नियुक्ति की सूचना उस देश की सरकार को भेजती है जहां उन्हें नियत किया जाता है। तो वाणिज्य दूतों को उस देश की सरकार से जहां उनकी नियुक्ति हुई हो उन्हें यह अधिकार नहीं होता। राजदूतों के अभाव में ही उन्हें यह अधिकार दिया जाता है और इनके विशेषाधिकार भी दूतों से कम होते हैं। राजदूत अपने कार्य तथा कर्तव्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर करते हैं, जबकि वाणिज्य दूत विभिन्न राज्यों के बीच हुई संधियों एवं समझौतों के आधार पर करते हैं। किंतु अब धीरे धीरे इन संधियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्रदान की जाने लगी है और राजदूत कार्य तथा कर्तव्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर करते हैं, जबकि वाणिज्य दूत विभिन्न राज्यों के बीच हुई संधि समझौतों के आधार पर। किंतु धीरे धीरे अब क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा इनको मान्यता प्रदान की जाने लगी है, राजदूत का कार्यक्षेत्र भी व्यापक होता है। वह अपने राज्य का सामान्य प्रतिनिधि होता है। इसके विपरीत वाणिज्य दूत का कार्यक्षेत्र सीमित होता है। वह अपने देश के व्यापारिक एवं वाणिज्यिक हितों का संरक्षक होता है। यद्यपि राजनयिक एवं वाणिज्य अधिकारी की कानूनी प्रकृति में पर्याप्त भिन्नता रहती है, फिर भी अनेक राज्यों ने इन दोनों कार्यों को एक ही व्यक्ति में मिलाने का प्रयास भी किया है। 1918 में सोवियत संघ ने तथा 1924 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐसा ही किया था। वाणिज्य दूतों की श्रेणियां भी होती हैं। वाणिज्य दूत राज्य के प्रतिनिधि नहीं होते, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून इनकी श्रेणियों के विषय में चिंतित भी नहीं रहता है। तो घरेलू प्रशासन की दृष्टि से ही इनकी श्रेणियां की जाती है। जैसे काउंसिल्स मिस्सी ये अपने वाणिज्य दूतावास के प्रशासन के लिए विशेष रूप से भेजे जाते हैं। दूसरा काउंसिल्स इलेक्टी ये व्यक्तियों द्वारा नियुक्त होते हैं। तो अधिकतर उस प्रदेश के व्यापारियों द्वारा चुने जाते हैं जिनके वाणिज्य दूतावास का प्रशासन इनको करना है।
तो प्रथम प्रकार के वाणिज्य दूत व्यावसायिक कहे जा सकते हैं और हमेशा प्रेषक राज्य की प्रजा बने रहते हैं। दूसरे प्रकार के दूतों का प्रेषक राज्य का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। सामान्यतः इनके 4 भाग देखे जा सकते हैं। तो वाणिज्य दूतों का यदि वर्गीकरण करें तो 4 भागों में इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है जैसे महावाणिज्य दूत। महावाणिज्य दूत की नियुक्ति कुछ वाणिज्य जिलों के अध्यक्ष के रूप में होती है तथा उनके अधीनस्थ कुछ वाणिज्य दूत रहते हैं। वह बड़े जिले के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। यह वाणिज्य दूतावास का अध्यक्ष भी होता है और परिग्राहक राज्य में वाणिज्य दूतावास के समस्त कार्यों का नियमन तथा नियंत्रण करता है। वाणिज्य दूतावास के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उसके अधीन रहते हैं। दूसरा है वाणिज्य दूत। वाणिज्य दूत प्राय छोटे जिलों और कस्बों अथवा केवल बंदरगाहों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। फिर है उप वाणिज्य दूत। उप वाणिज्य दूत मुख्यतः महावाणिज्य दूत एवं वाणिज्य दूतों के सहायक होते हैं और इसलिए वाणिज्य दूतों के सभी कर्तव्य संपन्न करते हैं। कुछ राज्यों के राष्ट्रीय कानून के अनुसार इनकी नियुक्ति वाणिज्य दूत द्वारा की जाती है जिसे उनका राज्य स्वीकार करता है। फिर है जैसे वाणिज्य एजेंट। चौथा प्रकार यदि हम देखें तो वाणिज्य एजेंट अपनी प्रकृति के अनुसार एजेंट होते हैं। इनकी नियुक्ति महावाणिज्य दूत अथवा वाणिज्य दूत द्वारा की जाती है और इस पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। तो भारत सरकार ने विदेशों में 5 प्रकार के वाणिज्य दूत नियुक्त किए हैं। बेल्जियम, कांगो, कोपनहेगन, दमिश्क आदि में महान वाणिज्य दूत हैं। अदन, पूर्वी अफ्रीका, फिजी आदि में आयुक्त है। बसरा, बर्लिन आदि में वाणिज्य दूत है। जलालाबाद, कंधार में उप वाणिज्य दूत हैं। पहले तिब्बत के 3 नगरों गंगटोक, मातुंग तथा ग्यात्से में एजेंसियां भी थी। तो इस तरह से भारत ने अलग अलग देशों में वाणिज्य दूतों के अलग अलग पदों को स्थापित किया हुआ है। और इनकी नियुक्ति की यदि हम बात करें तो वाणिज्य दूत के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई नियम है नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कोई भी राज्य वाणिज्य दूतों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। फिर भी सभी राज्यों के व्यापारिक हित इतने शक्तिशाली हैं कि व्यवहार में प्रत्येक राज्य विदेशी वाणिज्य दूतों को स्वीकार कर लेता है। विदेशी जितने भी वाणिज्य दूत हैं उनको स्वीकार करता है क्योंकि सभी के हित उसमें निहित होते हैं, सबके व्यापारिक हित भी होते हैं। और यदि कोई राज्य ऐसा नहीं करता है तो उसके वाणिज्य दूतों को भी विदेशों में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये तो टिट फॉर टैट करने वाली बात है, क्योंकि एक राज्य यदि स्वीकार नहीं करेगा दूसरे राज्य के वाणिज्य दूत को तो वो दूसरा राज्य, सामने वाला राज्य भी उसके दूतों को स्वीकार नहीं करता। और वैसे वाणिज्य दूतों की नियुक्ति एक आयोग के द्वारा की जाती है। उप वाणिज्य दूत कभी कभी और व्यावसायिक एजेंट हमेशा वाणिज्य दूत द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तथा इन पर सरकार की स्वीकृति भी ली जाती है। किसी जिले में वाणिज्य दूत की नियुक्ति अप्रत्यक्ष रूप से नवनिर्मित राज्य को मान्यता भी नहीं देती है। वाणिज्य दूतों की नियुक्ति दूतों की भांति प्रत्ययपत्र के द्वारा होती है, किंतु ये अपनी सरकार के आदेश से नियुक्त किए जाते हैं। यह सरकार इनकी नियुक्ति की सूचना उस देश की सरकार को भेजती है जहां इन्हें नियत किया जाना होता है और वहां की सरकार से ये प्रार्थना की जाती है कि वह अपने देश में वाणिज्य दूत का कर्तव्य पूरा करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक पत्र भी जारी करे। यह अनुमति पत्र कहलाता है। तो इस तरह से इनका वाणिज्य दूतों की नियुक्ति एक देश की सरकार के द्वारा की जाती है। राजनयिक अभिकर्ताओं के समान परिग्राहक राज्य की सरकार वाणिज्यिक दूतावास के किसी भी पदाधिकारी को अग्राह्य भी घोषित कर प्रेषक सरकार से उसके प्रत्यावन यानी रिकॉल की मांग भी कर सकती है। और इस तरह हमने देखा कि किस तरह से किसे कहेंगे हम वाणिज्य दूत और उनकी कई तरह की श्रेणियां हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। धन्यवाद।